ये जो आप मैगज़ीन देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आई दृष्टि मैगज़ीन है और मार्केट में अवेलेबल हो गई है। और ये मैगज़ीन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो, आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के लिए या यू पी पी सी एस एग्ज़ाम के लिए और इवन बी पी एस सी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यूँ समझ लो कि 25 से 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो कभी कभी यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ करके आ जाते हैं, थोड़े बहुत घुमा फिरा के। और एक बात और कि इसका एवरेज मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन तो इस मैगज़ीन से आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, इतनी इम्पोर्टेंट है ये मैगज़ीन। तो इसको मैं कराने वाला हूँ, इस मैगज़ीन को पूरा। और करंट अफेयर्स के सेक्शन में आप जा करके इसको देख सकते हैं मेरे चैनल का। और मेरे चैनल का जो नाम है वो AQ नोट्स है। और ये जो मैगज़ीन है 1 जुलाई 2024 से लेकर के 25 जून 2025 तक अद्यतन है। और ये हमारे YouTube चैनल का भी नाम है और यही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ओके। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप @ लगाकर AQ नोट्स सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स पे, एक सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में करते हैं। और यहाँ पर मैं उन एरिया पर जोर दूंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, तो उसको आपको अच्छे तरीके से करना है, स्किप नहीं करना है। जो जिस मैं चीज़ पर, जिस भी करंट अफेयर्स पे मैं जोर दूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, और जिस पे जोर ना दूँ यानी वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, और जो नहीं होगा उसको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। शताब्दी समारोह यानी उसके 100 साल पूरे हो गए, तो वो थे श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर ये ऐतिहासिक वार्ता हुई थी? तो ये जो ऐतिहासिक वार्ता हुई थी वो शिवगिरी मठ तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। तो इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे इस वार्ता को, तो उसी का शताब्दी समारोह शुभारंभ किया गया केरल के शिवगिरी मठ में। ये याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, महात्मा गांधी हिस्ट्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो ज़रा ध्यान रखना, और श्री नारायण गुरु भी। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो वो है बिहार। BPSC 71वीं BPSC वाले खासकर इसका ध्यान रखेंगे। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में PM मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज नहीं, आर्क ब्रिज की बात हो रही है। तो ये सबसे ऊंचा है और 359 मीटर ऊंचा है और 1315 मीटर क्या है, लंबा है। ये भी आपको याद रखना है। और स्टील से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है जो 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक टेम्परेचर को सहन कर सकता है। और अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उसी तारीख को 6 जून 2025 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये USBRL है ना, U यानी उधमपुर, S यानी श्रीनगर, B यानी बारामूला, ये इसी का ही पार्ट है, ये चिनाब ब्रिज।
और USBRL का एक और पार्ट है अंजी ब्रिज। अंजी जो नदी है ये सहायक नदी है किसकी? चेनाब नदी की। तो चेनाब नदी पे ही ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बनाया गया है। और जो अंजी ब्रिज है ये अंजी नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये क्या है कि भारत के पहला पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। यानी कोई ऐसा रेल ब्रिज है तो इसे केबल से इस तरीके से इसको रेल ब्रिज को बनाया गया है। ठीक है, रोका गया, उसको स्टे किया गया, थामा गया है। तो किस तरह से उसको रोका गया है? केबल के माध्यम से। तो इसलिए अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। कोई रोड ब्रिज नहीं है, रेल ब्रिज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि, और इस साइट की सूची में 2 और आर्द्रभूमियों को शामिल कर लिया गया रामसर साइट्स में। भारत में इस प्रकार से टोटल कितने हो गए हैं? 91 रामसर साइट्स हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले 89 थी। तो 2 और जुड़ गए, खीचन और एक है मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, दोनों ही राजस्थान में। ये भी आपको याद रखना है। तो खीचन यानी फलोदी जिला होगा शायद, और उदयपुर जो शहर है राजस्थान का, तो वहाँ पे मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है। इसको आर्द्रभूमि लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें आर्द्रभूमियों की, तो 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट्स कन्वेंशन की स्थापना हुई थी। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। और क्या इसमें फैक्ट जान सकते हैं? 2 फरवरी को हर साल 2 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डेज मनाया जाता है। वेटलैंड डेज मनाया जाता है 2 फरवरी को। ये भी आपको याद रखना। भारत की सबसे पहली जो वेटलैंड साइट घोषित हुई थी वो कौन थी? चिल्का झील। ये भी आपको याद रखना। एक और फैक्ट बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड साइट्स है वो तमिलनाडु में 20 के आसपास है। फिर उत्तर प्रदेश के पास 10 है। बिहार के पास कितना है? अब 3 हो चुकी है। लेटेस्ट कौन सी जुड़ी है? नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई जिले में है। ये आपको याद रखना है। और उससे पहले बेगूसराय का कांवरताल झील रामसर साइट्स घोषित किया गया था, बिहार का पहला था, लेकिन 2019 में घोषित किया गया। 2024 में 2 और घोषित किए गए थे। क्या नाम था? नागी और नकटी, जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और टोटल कितनी हो गई? 89 थे, 91 हो गए, 2 और जुड़ गए राजस्थान की। अब अगर आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति को भारत में आमंत्रण किए गए थे? उस पेराग्वे का राष्ट्रपति था, नाम क्या था? सैंटियागो पेना पालासियोस। सैंटियागो पेना पालासियोस, नाम याद करने पड़ेंगे, थोड़ा अजीब है। भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यूएन का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके लिए जोड़ा गया। कौन से वर्ष के लिए? 2026 से लेकर के 2028। आगे बढ़ते हैं। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट है, वेटलैंड्स वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। IICA क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो कॉरपोरेट अफेयर्स की मदद से ही ये इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। और कहाँ पे क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जा रही है? तो न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में स्थापित किया जा रहा है। ये क्या क्या काम करेगा? ये ट्रेनिंग देगा और कॉरपोरेट जो गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देगा, और भी अन्य चीज़ें ये करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई जा रही है, शुरू की गई है? तो कटरा से बांद्रा के बीच में चलाई जा रही है। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी
2025 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो LIC ने बनाया है। एक दिन में इसने कितने पॉलिसी रजिस्टर्ड किए? तो 5,88,107 पॉलिसियाँ इसने एक दिन में इसने रजिस्टर्ड किए। इस वजह से इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा हासिल हुआ है। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनी संभालेगी? संशोधित शक्ति। तो शक्ति किससे संबंधित है? कोयला से संबंधित होगा आई थिंक। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड और SCCL यानी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ये संभालेगी। CIL कोल इंडिया लिमिटेड और SCCL ये याद रखो संशोधित शक्ति। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है ये शक्ति वाला, और LIC वाला इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अगर RO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेट को खासकर तवज्जो देना, प्राथमिकता देना साथियों, क्योंकि इस बार वो टफ बनाएगा पेपर और ज़्यादा टफ बनाएगा। तो उसका क्रम डेट वाइज और कौन से तारीख को कौन कौन सी स्कीमें लॉन्च हुई या कौन सी घटना हुई ये भी पूछ सकता है। वो जब टफ बनाता है दिमाग उसका फिर जाता है, तो ऐसे ही वो करता है। मैगजीन से सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ करके नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो किस तरीके से पूछेगा, घुमा फिरा के या फिर क्रम पूछ लेगा उसका, जो अमूमन स्टूडेंट उस पर गौर नहीं करते हैं। तो गौर जरूर करना। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम दिया है? तो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये क्या होता है? अभी मैं आपको बताता हूँ। ChatGPT का आपने नाम सुना होगा, ChatGPT। तो ये LLM पे ही डिज़ाइन किया गया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और गूगल का जो AI है, चाइना का जो AI मॉडल है वो भी LLM पे, कृत्रिम, ये सब LLM पे ही डिज़ाइन किया गया है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कई सारे इसमें लैंग्वेज होते हैं जिसके माध्यम से ये कुछ भी आप उस पर क्वेरीज डालोगे तो उसका रिप्लाई देगा। ओके, तो इसका मॉडल क्या है? ChatGPT या AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का LLM पे ये काम करती है। तो भारत का अपना खुद का स्वदेशी रूप से विकसित कर लिया है AI मल्टी मॉडल LLM मॉडल। उसका क्या नाम है? भारत जन नाम है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा भारतीयों को? भारतीयों को ये फ़ायदा होगा कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें वो कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या वार्तालाप कर सकते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं कि सबको हिंदी आती है, और इस समय देख ही रहो कि कितनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है लैंग्वेज को लेकर के। मराठी वाले कुछ अलग ही पागल हुए पड़े हैं अपनी भाषा को लेकर के। मराठी बोलो, नहीं बोलते हैं तो मारपीट करने लगते हैं उनके साथ, अभद्रता जैसा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन हम सब भारतीय हैं, हम सबको एक रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम देश की तरक्की कर पाएंगे। और आपस में लड़ रहे हो तो जाओगे कहाँ? भारत से दूर जाओगे कहाँ? तो इसीलिए लैंग्वेज को लेकर के इतना ज़्यादा मारपीट नहीं करनी चाहिए या किसी पे ज़बरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे सीखना चाहिए तो वो ज़रूर सीखेगा। उसको जोर ज़बरदस्ती करके सिखाओगे तो उसके अंदर तुम कुंठाओं को भर रहे हो ना, तो उसको ये क्या काम करेगा? वो जो गैप आ रहा है या वो जो नफ़रत जो पैदा हो रही है उसको दूर करने का ये भारत जन काम कर सकता है। ओके, ताकि कोई भी बोल रहा है तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। हिंदी में बोल रहा है तो वो मराठी में कन्वर्ट करके उसको दे देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया। इनकी 300वीं जयंती थी। 300 रुपये का सिक्का चलाया गया इनके नाम पे, और एक डाक टिकट भी इनके नाम पे चलाया गया, और इसके अलावा कोई एक स्कीम भी इनके नाम पे चलाई गई है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं इसके, ये जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वन लाइनर, इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इतना ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आगे जो जो बताऊँगा वहाँ यहाँ पर आधा लगभग या 40% आपका कवर हो जाएगा, ये जो वन लाइनर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 660 मेगावाट की एक इकाई यानी एक यूनिट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में। और ऐसी 3 यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और ये जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है ना, किन की मदद से ये क्रियान्वित किया जा रहा है? तो एक है NLC, केंद्र की उद्यम है NLC, और यूपी के है UPRVNL। ये दोनों मिल करके इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो NLC है, इसका 51% इसमें शेयर रहेगा। और NRVL जो है, जो यूपी की है NRVL, उसका 49% रहेगा। 49% NRVL का रहेगा। और इससे जो फ़ायदा होगा, उत्तर प्रदेश को 75% बिजली मिलेगी और बाकी असम को मिलेगी 25%। ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो संचालन किया जा रहा है, नेवेली, कुछ ऐसी नाम है, नेवेली, ठीक है, वो इसका संचालन कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें याद रखने वाली क्या बात है, 3 यूनिट का कितना बनेगा? 660 के हिसाब से 1980 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। अगर तीनों यूनिट हो जाती है तो लगभग आई थिंक 15,000 हर साल बिजली उत्पन्न करेगा, मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहाँ किया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, ये भी पूछा जा सकता है। और घटनाओं का क्रम याद रखना, हो सकता है कि ऐसे पूछ ले वो ARO का एग्ज़ाम या UPPCS का एग्ज़ाम। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी, यानी महिला कौन बनी? गीता समोता बनी है। ये CISF की पहली महिला है, ये व्यक्ति है, को किसी रैंक पर ये तैनात होगी। तो इसने फतेह हासिल किया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में। और पहली कौन थी? बचेंद्री पाल थी, बचेंद्री पाल। ये भी आपको याद होना चाहिए, बचेंद्री पाल। हिम्मत वाली बात है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आसान काम नहीं होता है। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र ने दी। और इसका विलय भारतीय रेलवे में हो गया है। इससे पहले और कौन कौन कर चुके हैं? गोवा, कर्नाटक, केरल, ये कर चुके हैं भारतीय रेलवे में विलय। तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी मिल गई है। और चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटा करके कितनी कर दी गई है? 1200 कर दी गई। लेकिन उस जगह का नाम याद रखना कि उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे ये किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने की। वैसे भी नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और योजना आयोग का इन्होंने क्या लिया था? स्थान लिया था योजना आयोग को। ये भी आपको याद रखना, योजना आयोग का स्थान लिया इन्होंने। और ये कई इंडेक्सेस भी जारी करता है, जैसे प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, सतत विकास क्रियान्वयन सूचकांक, ये सब ये जारी करता है नीति आयोग। स्वास्थ्य गुणवत्ता सूचकांक या स्कूल गुणवत्ता सूचकांक, ये सब इंडेक्सेस जारी करता है। मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स ये भी ये जारी करता है। तो वो भी इंडेक्सेस आप देख लेना कि उसमें राज्य की क्या क्या रैंकिंग है, जैसे बिहार की, खासकर यूपी की और उत्तराखंड की, इनको देख लेना। जैसे प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में बिहार कितने नंबर पे है, उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे, इत्यादि। अब शासी परिषद जो थी नीति आयोग की 10वीं, इसका थीम क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य।
विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर तो कौन है? मिजोरम बन गया है। अब बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो एक है म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड MIL, और एक है आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL, और एक है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL। तो याद रखना कौन कौन है? MIL, और एक क्या है? AVNL, और एक कौन है? IOL। इन 3 को मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है। फिर दिन के समय अपनी बिजली की जरूरत को सौर ऊर्जा से प्राप्त करने वाला कौन सा पहला जिला बन गया है? तो वो दीव है। दमन एंड दीव में होगा तो दीव जिला जो है ये पूर्ण रूप से अपने दिन की जरूरत सौर ऊर्जा से ही पूरी कर लेता है, तो ये दीव है। भारत में डॉल्फिन जनगणना हुई है, क्या आप सभी को मालूम है? मार्च में हुई है डॉल्फिन जनगणना। और किस टोटल कितनी हुई है? 6000 से ऊपर हुई है जनगणना। 6000 से टोटल डॉल्फिन प्राप्त की गई है। 6627 ऐसे कुछ होगा, 327 या 627 ऐसे कुछ होगा। तो इसमें से जो 3 है ये सिंधु डॉल्फिन की गणना की गई, बाकी सब गंगा डॉल्फिन के बारे में गणना की गई है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन जो हमें देखने को मिला है वो उत्तर प्रदेश में मिला है। कितना? 2397। फिर मिला बिहार को 2220, फिर पश्चिम बंगाल को 815। ये क्रम याद रखना, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। टफ में पूछिएगा तो इसका डाटा पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने डॉल्फिन है। ये 2025 की जो डॉल्फिन जनगणना हुई है और सर्वाधिक जो डॉल्फिन पाई गई उत्तर प्रदेश में तो 2397 है, और 2220 यानी 2220 बिहार में है, 815 पश्चिम बंगाल में। 3 जरूर याद रखना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डॉल्फिन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है मिनी रत्न वाला। आगे बात करते हैं। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन है? तो इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिकागो की ये इंस्टीट्यूट है। तो भारत में ये स्वतंत्र परिसर की स्थापना करेगा, और शिकागो की ये इंस्टीट्यूट है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल ब्लैक फॉरेस्ट चलाया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इससे पहले भी देखो नक्सलवादी जो घटनाएं जहाँ पे जिस भी राज्य में हो रही है ना, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ऐसे घटनाएं एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। खासकर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हो गए, यहाँ पे ऐसे ऐसे पूछ रहे थे। गढ़चिरौली का पूछा था कई एग्ज़ाम में, जिसमें से आई थिंक बिहार भी था, गढ़चिरौली। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाएं, झारखंड, यहाँ पे नक्सलवादी घटनाएं कुछ ज़्यादा ही होती है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में। क्योंकि होने की वजह क्या है, यहाँ पर गरीबी है और ऊपर से विचारधारा का ही फ़र्क है, समाजवादी साम्यवादी विचारधारा, और बांग्लादेश से सटा हुआ है, वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने गया का नाम बदल करके गया जी रखने का फैसला कर लिया है। तो बिहार वाले खासकर ध्यान रखना, पूछ लिया जा सकता है। और शायद ये किसी राक्षस का नाम हुआ करता था, दैत्य का नाम हुआ करता था गया जी, तो उसके नाम पर रखने की बात की गई है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? तो अडानी इंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक। और इसको पहली बार लॉन्च कहाँ किया जा रहा है? रायपुर के छत्तीसगढ़ में। तो इस ट्रक के माध्यम से खनन कार्य किया जाएगा रायपुर के छत्तीसगढ़ में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको लॉन्च कहाँ किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत
सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की बात की? आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाने की बात की गई। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा अब से प्रतिवर्ष। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन केवल एक थोड़ी पूछेगा, 3-4 दे देगा। तो और औरों को भी आपको नाम याद करने पड़ेंगे, जैसे कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ना। उसके अलावा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थ आवर कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष से, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं मिलान करो में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया? यानी वहाँ पे अब भिखारी एक भी नहीं है। तो इंदौर शहर बन गया है। तो इंदौर देखो भाई तरक्की कर रहा है, साफ सफाई के मामले में बहुत बढ़िया है, नंबर 1 पे आता है लगातार, पता नहीं कितने सालों से नंबर 1 पे बना रहा है, और आगे भी रहने की संभावना है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी कूड़ा फेंक देता है तो उसके ऊपर तुरंत चालान कर दिया जाता है, और कोई गुप्त रूप से रात में भी कहीं अगर फेंक देता है तो अगर उसमें उसका एड्रेस अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे जा करके उसका चालान काटते हैं। ऐसे वीडियो भी हमें देखने को मिले हैं। तो इस मामले में तो तारीफ़ करनी पड़ेगी इंदौर शहर की और वहाँ की सरकार की कि अच्छा काम कर रही है, और भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित कर दिया। तो जो भिक्षावृत्ति है देखो, वो हम पहले हमारी संस्कृति रही है दान देने की, लेकिन अभी क्या हो रहा है, भिक्षावृत्ति का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इसको एक धंधे के रूप में लोग, एक पेशे के रूप में अपनाने लग गए हैं। यानी ठीक ठाक हैं, पैर से नैन मतलब हाथ पैर से शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर भी भीख मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है और मेहनत ज़्यादा करनी नहीं, खाली हाथ फैलाना है, और पैसा भी काफ़ी मिलता है। महीने में तो कोई 50,000 छाप देता है और लाखों छाप देता है, तो इतना तो पढ़ा लिखा भी नहीं कमाता होगा। महीने के 1 लाख रुपए, सोचने वाली बात है। और कई तो ऐसे केसेस भी आए भिखारी को लेकर के कि जब मरा तो करोड़ों की संपत्ति निकली उसके पास से। जैसे मुंबई का एक के चर्चा में आया था काफ़ी, कई फ्लैट ले रखे थे, करोड़ों रुपए उसके पास थे। तो सोचो, तो इंदौर इस मामले में अच्छा कर रही है, भिक्षावृत्ति मुक्त शहर उसको घोषित कर दिया। बल्कि ऐसे अधिकतर सब शहरों में ये हो जाना चाहिए कि भाई अगर तुम्हें कमाना है, भिक्षा ही मांगनी है, तो तुम कुछ अपना ऐसा कुछ काम करो कि मेहनत भी उसमें लगे और समाज की नज़र में, लोग की नज़र में एक अच्छा काम भी हो, तो किसी को देने में, पैसे देने में, खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? तो 6ठी इकाई। तो टोटल 6 इकाई की स्थापना की जा चुकी है, और 6ठा तो नोएडा में किया जाना है। वो भी कहाँ पर? जेवर जो एयरपोर्ट है वहाँ पे किया जाना है, जो यमुना एक्सप्रेसवे का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे किया जाना है। ठीक है, 6ठा। लेकिन आप ध्यान रखोगे कि 4 तो केवल गुजरात में ही है। जो सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किया तो 4 तो केवल गुजरात में ही है, गुजरात 4। गुजरात में संधार, सनाद ऐसे कुछ नाम है, सनाद, सनंत या सनांद ऐसे कुछ नाम है। एक धलोरा है, एक धलोरा, 3 सनाद में ये गुजरात में यूनिट स्थापित की जा रही है। किसकी? सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर की यूनिट वहाँ पे स्थापित की जा रही है। और एक आपको असम में देखने को मिलेगा, असम। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम होगा? तो HCL हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड और फॉक्सकॉन विदेशी कंपनी है, वियतनाम की होगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हल्के में बिल्कुल भी किसी भी सवाल को, करंट अफेयर्स को नहीं लेना कि केवल एक चीज़ याद कर लिया, बाकी अन्य जो उसके फैक्ट हैं, आयाम हैं, उसको छोड़ दिया। तो हो सकता है कि किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, इसी को घुमाना बोलते हैं, कि जो 6ठी इकाई स्थापित हो रही है उसमें 2 कंपनियां हैं, दोनों ही भारत की हैं। कन्फ्यूज़ करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
या ऐसे पूछा जा सकता है कि एक भारत की कंपनी है, दूसरी कहाँ की कंपनी है, ये भी पूछा जा सकता है। या HCL नाम दे दिया जाएगा और दूसरा पूछ लिया जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। या दोनों का नाम पूछ लिया जाएगा, कौन सी इकाई स्थापित हो रही है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वाले खासकर ध्यान रखें। और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया है। ओके। अब भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर यानी MMR कितनी रही? तो 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। यानी जब 1 लाख बच्चों ने जन्म लिया तो 88 माओं की मृत्यु हुई। आया समझ में कि कितनी मातृ मृत्यु दर हुई? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। तो ये इनकी क्या है? मातृ मृत्यु दर है। 88 पूछा जा सकता है। जैसे शिशु मृत्यु दर क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है। मातृ मृत्यु दर क्या है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों को वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों, तो आयु अनुकूल शहर और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क आयु अनुकूल शहर, इसका नाम क्या है? GNAFCC। तो इसके तहत किसको आयु अनुकूल शहर घोषित किया है? कोझिकोड को। कहाँ कोझिकोड? कोझिकोड जो है वो केरल में है। ठीक है। अब सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचेरा। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? तो रंगाचेरा बना है। हो सकता है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में इसको नहीं गिना जा सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? तो कौन से 2 पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? द्रव्य रत्ना कर्णी घंटू एवं द्रव्य नामा कर्णी घंटू। तो कर्णी घंटू याद रखो, एक में द्रव्य रत्ना है और एक में द्रव्य नामा है, ऐसे याद रखो। द्रव्य रत्ना और द्रव्य नामा कर्णी घंटू। तो इसको क्या घोषित किया? किसने घोषित किया? केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान ने 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया। दुर्लभ ये पांडुलिपियां हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव्य रत्ना कर्णी घंटू और द्रव्य नामा कर्णी घंटू क्या है? तो ये आयुर्वेदिक पांडुलिपियां हैं और दुर्लभ है। इसको केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसको पुनर्जीवित किया है। द्रव्य रत्ना कर्णी घंटू के लेखक कौन थे? मृदगल पंडित। ऐसे यूपीएससी एग्जाम में काफ़ी पूछे ले जाते हैं, जिस तरह से मैंने बताया आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता पूछ लिया जाए। इस तरह से पांडुलिपियाँ ऐतिहासिक रूप से अगर हमें मिलती है तो, या कोई खोज होती है तो मृदगल पंडित ने इसको लिखा था, द्रव्य रत्ना कर्णी घंटू को। और नामा कर्णी घंटू को किसने रचा? उसका नाम है भीष्म वैद्य। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो इसको स्कैन किया गया है तो पेज ही ऐसी था। ये भीष्म वैद्य है। द्रव्य नामा कर्णी घंटू के रचयिता कौन है? भीष्म वैद्य। और उसके कौन थे? मृदगल पंडित। द्रव्य रत्ना घंटू। आइए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई है? अप्रैल 2025 में की गई तो 11,098.21 किलोमीटर अब हो गई है। तो हमारी तटीय रेखा पहले कितनी थी? 7516 दशमलव समथिंग थी। अब कितनी हो गई? 75 या 7616 ऐसे कुछ होगी। और अब कितनी हो गई? 11,098.81 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या पहले लोगों ने गलत गणना कर ली? तो गलत गणना की बात नहीं है कि अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है पहले से बेहतर हो गई है।
यानी जो सटीक टेक्नोलॉजी हमारे पास हो गई है, जो सटीक रूप से तटीय रेखाओं को नापा उसने, जो पहले छूट गया था या त्रुटियां जो हो गई होगी उसकी कमियों को दूर कर दिया होगा। तो इस वजह से बढ़ गया, हमने कुछ कैप्चर नहीं किया है कि और हमने बढ़ा लिया है, हमारे में तटीय जो द्वीप है वो शामिल हो गए, ऐसा नहीं है। ओके, या कोई नया द्वीप हमारे आसपास नहीं उभर करके सामने आ गया है। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो कि इसकी सटीक तरीके से मापन किया गया है, इस वजह से ये आंकड़ा आया है 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है साथियों। अब सबसे सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन बन गया? गुजरात। सबसे सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन है? अगर दूसरे नंबर पे आई थिंक आंध्र प्रदेश होगा, और तीसरे नंबर पे आपको बताना है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें, और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा जो तट रेखा वाला क्षेत्र है या सबसे ज़्यादा तट रेखा किसके पास है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के पास है। लेकिन ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3083.50 किलोमीटर इसके पास है, 3083.50 किलोमीटर, तो इसको याद रखना है। और 2340.62 किलोमीटर गुजरात के पास है। तो पहले नंबर पर राज्य के मामले में गुजरात है, और केंद्र शासित प्रदेश के मामले में कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश ने की है, आंध्र प्रदेश। तो पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर घोषित या स्थापित किया आंध्र प्रदेश ने। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपका तटरेखा वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंकड़ा याद रखना 11,098.81 किलोमीटर, सटीक आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, और हो सकता है मिलान करो में पूछा जाए तो गुजरात का याद रखना, और इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी याद रखना। तो 3083.50 किलोमीटर अंडमान का, एक बार फिर बता देता हूँ, गुजरात का है 2340.62, 11,098.21 ओवरऑल। क्रिएटर लैंड नाम दिया है आंध्र प्रदेश ने, जो ये ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर जो घोषित किया ना आंध्र प्रदेश ने, उसका नाम दिया है क्रिएटर लैंड। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या ऐसे पूछा जा सकता है इसको, क्रिएटर लैंड किस राज्य में है? तो क्रिएटर लैंड आंध्र प्रदेश में है, जो कि उसको ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर घोषित किया है। वर्ष 2025 से 2026 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संजय जायसवाल जो बीजेपी के हैं उसको चुना गया है, संजय जायसवाल। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन प्राक्कलन समिति के बारे में जानना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्राक्कलन समिति क्या है, ये जब हम पॉलिटी कराएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। तो संजय जायसवाल बने हैं किसके? प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। सार्वजनिक उपक्रम समिति कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बैजयंत पांडा, ये भी बीजेपी के बैजयंत पांडा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ये जारी किया गया है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ सकता है यूपी स्पेशल में। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस जिले ने देश में सबसे पहले जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम। इससे पहले जो डिजिटल मुद्रा जो घोषित किया था सबसे पहले कौन था? पटना शहर था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो पूछे जा सकते हैं, और ख़ासकर जब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब जिस आप राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस राज्य के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गाजियाबाद नगर निगम याद रखना, पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इसने जारी किया है, देश का पहला है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? कौन सा पहला, कौन सा, क्या नाम है? समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। तो कौन हो गया है ये? विझिंजम
अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, और ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया था। तो विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन चुका है, और ये पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है। कंटेनर ही कंटेनर यहाँ पे आएंगे, शिपमेंट किए जाएंगे। कंटेनर में कुछ भी हो सकता है, अनाज हो सकता है, गाड़ियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने किया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये विझिंजम वाला इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आपका कौन सा, जो ग्रीन म्युनिसिपल कहाँ गया, ये ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ये इम्पोर्टेंट है, और विझिंजम वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। और अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, और यहीं पर ही इसका क्या 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखना। तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। और क्वांटम जो कंप्यूटिंग है उसकी जो इकाई होती क्या होती? क्यूबिट होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्यूबिट। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? जेम्स डेविड वेन्स, उपराष्ट्रपति है। जेम्स डेविड वेन्स ने भारत की यात्रा की है। जेडी वेन्स की पत्नी ऊषा वेन्स किस भारतीय राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश। तो देखो, अगर दिमाग उनका फिर गया तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये चर्चा में रहने वाले व्यक्तित्व हैं, तो आपको याद करना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए आपको। तो जेम्स डेविड वेन्स उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जिन्होंने भारत की यात्रा की। उसकी पत्नी जो है वो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। उसकी पत्नी का नाम क्या है? ऊषा वेन्स। खासकर बीपीएससी वाले ध्यान रखें, वही ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम का जो लेवल है पता ही किस तरीके का है। लेकिन यूपी का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो तो यूपीएससी लेवल का बनाने अब लग गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किन संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने, ट्राई ने जारी किया है। हो सकता है पूछ ले, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, खासकर जो इंडेक्सेस हैं। तो दूरसंचार सेवा से संबंधित रिपोर्ट है तो कौन जारी करेगा? ट्राई जारी करेगा, वही संभालता है दूरसंचार को। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट किसने जारी किया? ट्राई ने जारी किया। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? 969.10 मिलियन। 969.10 मिलियन इतनी रही। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 944.12। ये ट्राई के अनुसार बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया, भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक जो रिपोर्ट है तो ये ट्राई ने जारी किया। इसने बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 939.10 मिलियन। और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 944.12 मिलियन। तो कुछ ज़्यादा आंकड़ा अंतर नहीं है। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? 1200.80 मिलियन। भारत का पहला मोदी मी मेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोतिहारी, बिहार में। बिहार वाले खासकर ध्यान रखें। तो भारत का पहला है, जहाँ पे पहला आ जाए तो उसको तो खासकर याद रखो। मोदी मी मेंटो म्यूजियम बिहार के मोतिहारी में स्थापित किया जा रहा है। पहला आतंकी हमला कहाँ हुआ? पहला आतंकी हमला कहाँ हुआ था? ये आपसे पहलगाम। तो ये इम्पोर्टेंट घटना है। इसके प्रति जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया और वहाँ पे कौन कौन से
विस्फोटक का, बम का, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अनंतनाग का पहलगाम में ये हमला हुआ और कितने लोग मारे गए थे? लगभग 26 लोग मारे गए थे। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन ली हैब सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। ली हैब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी ली हैब का मतलब है लीवर हैबिलिटेशन, लीवर हैबिलिटेशन, इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन, ये नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। अब आगे हम बात करते हैं, इंडिया स्टील का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी यानी पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना? तो वो बना है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या नाम उसका? दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी। और पहले कौन थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उनका क्या नाम था? एमसी सीतलवाड़ नाम था। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को शामिल किया गया है। और नाट्य शास्त्र जो है इसको भरत मुनि ने इसकी रचना की थी, और श्रीमद् भगवद गीता को किसने रचना की थी? वेद व्यास ने की थी। और क्या नाम होता है? वाल्मीकि ने रामायण की स्थापना की थी और गीता की वेद व्यास ने। यानी महाभारत को उसने की, तो महाभारत का ये एक छठवां पर्व है भगवद गीता, तो इसलिए वेद व्यास इसके रचिता हैं। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया, तो उत्तराखंड ने शुरू किया। उत्तराखंड वाले खासकर ध्यान रखें। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 21। टोटल 21 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और कौन कौन से जीआई टैग प्रदान किए गए ये भी आपके लिए यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। तो टोटल अभी याद रखो 11 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र। काशी क्षेत्र जो जीआई हब बन गया, यानी वहाँ पे कई सारे उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त मतलब दिया जा चुका है, और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना, फिर उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो बनारस का देखो, शहनाई तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरुआ मिर्च और तिरंगा बर्फी, भित्ति चित्र, चिराई गांव, करौंदा। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बनारस का। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? शहनाई को, तबला को, ठंडई को, लाल पेड़ा, लाल भरुआ मिर्च, तिरंगा बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव, करौंदा। करौंदा आप जानते ही कैसा लगता खाने में, खट्टा खट्टा। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक यानी पाई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। पंचायत विकास सूचकांक यानी पाई जो है ये पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है पंचायत मंत्रालय ही करेगा, पंचायती राज मंत्रालय। किस राज्य के सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? तो गुजरात के। तो इस रिपोर्ट में फ्रंट रनर श्रेणी में किसको रखा गया? गुजरात के 340 ग्राम पंचायतों को। गुजरात के बाद कौन सा राज्य है? तेलंगाना। गुजरात के बाद है तेलंगाना। फिर सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा बिहार, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश में थे। सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।
तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्किप नहीं करना, क्योंकि पंचायतों से संबंधित सवाल एग्ज़ाम में, राज्य स्तरीय के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रंट रनर में गुजरात के गांव हैं, 340 गांव हैं, तो आंकड़ा याद रखना। और गुजरात का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर, उस गुजरात के बाद कौन सा दूसरे स्थान पर है? तेलंगाना के 270 गांव। और आकांक्षी ग्राम पंचायतें सबसे अधिक कौन कौन से राज्य में? तो बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, सारे पूर्वी राज्य हैं। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 930। तो हो सकता है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रीय लिंग अनुपात कितना बढ़ गया है? 918 थी तो 930 हो गया है, यानी 12 की वृद्धि हो गई है। कितनी वृद्धि हो गई ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 12। और कितनी बढ़ गई है? 930। पहले कितनी थी? 918। पहले कितनी थी? 918। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ ऑनर से नवाजा? तो लिस्बन ने नवाजा। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया? अच्छा देखो, ये जो एक तो नहीं पूछेगा, लेकिन 3-4 दे दिए जाएंगे कि किस किस को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, किन किन देशों को मिले हैं। तो 3-4 दे दिया और मिलान करने को पूछेगा, ठीक है। तो उस संदर्भ में इसको याद कर सकते हो, वरना एक क्वेश्चन एज इट इज 1 लाइनर क्वेश्चन मुश्किल पूछेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया था? तहव्वुर हुसैन राना। तहव्वुर हुसैन राना। तो किसने पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया, सौंपा है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हो सकता पूछ ले। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तमिलनाडु। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? न्यू पंबन रेल ब्रिज। तो भारत का क्या है? वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पहला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये क्या है कि ये इस जैसे ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, तो क्या होता है कि जैसे नाव आ रही है, नाव आ रही है इस तरीके से, इधर से नाव आ रही है, और ये ब्रिज है, इधर से नाव आ रही है, तो ब्रिज क्या करेगा? इस तरीके से उड़ जाएगा और यहाँ से नाव जो होगी पार हो जाएगी। तो इस तरह का क्या है? ये पहला ब्रिज है भारत का। और कहाँ पे बनाया गया है? न्यू पंबन रेल ब्रिज। ये न्यू पंबन रेल ब्रिज है, वहाँ पे बनाया गया है, यानी पंबन द्वीप पे बनाया गया है न्यू पंबन रेल ब्रिज। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्सेस जारी करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भी जारी करता है, सतत विकास क्रियान्वयन सूचकांक भी जारी करता है, स्वास्थ्य गुणवत्ता और स्कूल गुणवत्ता सूचकांक भी वो जारी करता है। उसके अलावा और भी कई इंडेक्सेस वो जारी करता है, MPI जारी करता है, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है, सहकारी संघवाद को वो बढ़ावा देता है। 1 जनवरी 2015 को उसकी स्थापना हुई, योजना आयोग के स्थान पर उसको स्थापित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और अभी इसके नए CEO नियुक्त हुए हैं। तो उसका क्या नाम है? क्या कोई बता सकता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ओके, कहाँ पर थे हम? न्यू पंबन रेल ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, ऐसा भारत का पहला बन गया ये। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक ये कर लिया हमने, कौन जारी करता है? नीति आयोग। शीर्ष 5 प्रदर्शन करता राज्य कौन से है? तो स्वास्थ्य में जो शीर्ष पर जो राज्य है वो उड़ीसा है, स्वास्थ्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो ये
सहकारी संघवाद को या प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से वो क्या करता है, सूचकांकों को जारी करता है ताकि राज्य जो हैं वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, जिससे जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो। तो शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से? तो पहले नंबर पर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से सटा हुआ है, फिर गोवा, झारखंड, गुजरात। तो कैसे याद रखना है कि पहले नंबर पे याद रखो उड़ीसा और उसके सटा हुआ छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पे जो है वो कौन है? चौथे नंबर पे आपका झारखंड है, और गोवा तीसरे नंबर पे है, और 5वें नंबर पे गुजरात है। तो आप ऐसे याद रखना कि बीच में है गोवा और लेफ्ट साइड पे उड़ीसा छत्तीसगढ़ है और आखिर में झारखंड और गुजरात है, ऐसे याद रखना। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो राजस्थान में कुल 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो एस्पिरेंट, आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा और करंट अफेयर समझ में आ रहा होगा। मैं इसको इजी से इजी वे में समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आपका बस विनती आपसे ये है कि हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, और कमेंट भी एक प्यारा सा कर देंगे तो हमें लाभ मिलेगा उसका। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है। तो अगर आपसे हमारे चैनल की ग्रोथ हो रही है तो ये आप ही के लिए बना है, आप ही के बेनिफिट के लिए बना है, तो कृपया करके सपोर्ट करिए, ये एक आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो अभी देख सकते हैं कितने सारे कोचिंग जो है खुल गए हैं, तो सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और हर किसी को ग्रोथ करने का मौका मिलना चाहिए। तो केवल पटना में ही कोचिंग नहीं छाई रहे या दिल्ली में कोचिंग नहीं छाई रहे, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है तो उसकी वीडियो ही सारी देखी जाए। दूसरों को जब तक मौका नहीं दिया जाएगा तो कैसे पता लगेगा। और इतने चालाक, तो चालाकी से बात करना हर किसी को आता नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया ज़िले में मिला है। इम्पोर्टेंट है, यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। बलिया बागियों का जिला। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है, और कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। क्या डॉल्फिन सफारी? डॉल्फिन सफारी का मतलब कि डॉल्फिन को देखने के लिए टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, आप सफारी करके डॉल्फिन को देख सकते हैं। तो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा इससे, तो अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश की, ताकि इकोनॉमिक बूस्ट मिले। और सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की जनगणना जो की गई है तो सबसे ज़्यादा हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। और कौन सी? गंगा डॉल्फिन। और जो ये जनगणना की गई थी ये केवल गंगा डॉल्फिन की नहीं की गई थी, 3 इसमें कौन से हैं? सिंधु डॉल्फिन के भी हैं। इरावदी जो डॉल्फिन आई थिंक नाम है उसका, तो उसको भी याद रखना है। ठीक है साथियों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? सूरत, गुजरात में। एआई संचालित सौर निर्माण, ठीक है, इसको याद कर सकते हो, लेकिन ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये यूपी स्पेशल। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज शुरू की? तो पंजाब। ये पहला राज्य बन चुका है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की विधानसभा में, तो पंजाब बन गया ऐसा पहला राज्य। अब बात करते हैं भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। इंदौर के कहाँ पे? बिचौली, हप्सी। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पहला है भारत का, तो इंदौर में किया जा रहा है, बिचौली, हप्सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द
ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की की ऑफ द इंडियन ओशन। कितना लंबा नाम है। तो मॉरिशस। तो जिस जिस सम्मान का सबसे ज़्यादा लंबा नाम है वो मॉरिशस, ऐसे याद रख सकते हो। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये सम्मान दिया मॉरिशस ने। और मॉरिशस की यात्रा पे भी अभी गए हैं हाल फिलहाल में, और ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया सवाल। भारत के पहले, तो इम्पोर्टेंट होगा ये, भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल, इम्पोर्टेंट है। तो भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट, भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट की स्थापना या आधारशिला कहाँ रखी गई। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, और लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। भारत का पहला बायो पॉलीमर, और ये कर लिया, अच्छा क्या ये, भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है। तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कर रही है, बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कर रही है। लखीमपुर खीरी में बायो पॉलीमर प्लांट की स्थापना की जा रही है, आधारशिला रखी गई, और कौन सी कंपनी कर रही है, बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। फिर बात करते हैं भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया। ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, ये दिल्ली में है। तो पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। MSDE यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया, इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किसने शुरू किया। MSDE कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, इसने शुरू किया है स्वावलंबनी कार्यक्रम। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, और पूर्वोत्तर भारत में IICA की भी स्थापना की जा रही है। और किससे, कौन सी स्कीम के तहत, डिवाइन स्कीम के तहत। IICA क्या बताते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी भी स्थापना की जा रही है पूर्वोत्तर राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्यों में कहाँ, न्यू शिलोंग डाउनटाउन टाउनशिप, वहाँ मेघालय में किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि स्वावलंबनी कार्यक्रम जो है वो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या, पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वावलंबनी कार्यक्रम। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन दे देगा कि पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, या पुरुष उद्यमिता को बढ़ावा देना, या दोनों को बढ़ावा देना, ऐसे कन्फ्यूज करके आपसे पूछा जा सकता है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया। गुजरात सरकार ने तो घोषित किया उसने इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ को घोषित किया है गुजरात सरकार ने, पहला ही जैव विविधता धरोहर स्थल। ये आपसे पूछा जा सकता है। इनलैंड मैंग्रोव गुनरी यानी कच्छ, याद रखो कि कच्छ का जो मैंग्रोव है गुनरी स्थल में, उसको पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गुजरात सरकार ने राज्य का। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र यानी 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया है। तो तपोवन आश्रम प्रयागराज, तपोवन आश्रम प्रयागराज में ये स्थापित किया गया महामृत्युंजय यंत्र। हो सकता पूछ ले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आरओ में पूछे जा सकते हैं। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो 16 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया। लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस, तो लोकपाल दिवस 16 जनवरी को। इससे पहले 23 सितंबर को कौन से दिवस, आयुर्वेदिक दिवस मनाने की बात की गई है, आयुर्वेदिक दिवस, ये भी आपको याद रखना है 23 सितंबर को, और 16 जनवरी को लोकपाल दिवस प्रतिवर्ष। ऐसे मिलान करो में आपसे पूछा जा सकता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस तो भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार ये किया गया, भुवनेश्वर में।
ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार किया जा रहा है उड़ीसा में, तो हो सकता है इस संदर्भ में वो आपसे पूछ ले। तो प्रवासी भारतीय दिवस 18वां कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और ये पहला है उड़ीसा का, यानी पहली बार वहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में हमें बताएं। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू कहाँ के राष्ट्रपति हैं? त्रिनिदाद टोबैगो। इसने प्रवासी जो भारतीय दिवस 18वां मनाया जा रहा था भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो वहाँ पे इसने शिरकत की, भाग लिया। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया? चिड़ियाघर में भारत का पहला ही, तो कहाँ किया गया? दार्जिलिंग में। क्या नाम है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। क्या पता आपसे यही पूछ ले कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। यहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है। वन्यजीव जैव बैंक, ये हो सकता पूछ लिया जाए आपसे। और राष्ट्रपति कौन से देश के कौन कौन से, ये भी आपसे मिलान करो में पूछा जा सकता है। या किन्होंने शिरकत की या किसको आमंत्रण दिया, ये पूछा जा सकता है। जैसे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले पराग्वे का बताया था आपको मैंने। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? तो किस रेलवे जोनों को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? क्या नाम है? साउथ कोस्ट रेलवे को दी गई है पूर्वव्यापी मंजूरी। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया होगा। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी या 15 जनवरी? बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है, उनका क्या नाम है? प्रबावो सुबियांतो। ये देखो एनटीपीसी में भी पूछ लिया गया क्वेश्चन, ये प्रबावो सुबियांतो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा वन लाइनर, आपको 3-4 दे देगा और मिलान करो, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति प्रमुख संबंधित देश के कौन है। तो प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के हैं। और टोबैगो के राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की? IIT दिल्ली ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन से देश के कौन कौन से और कब कब आ रहे हैं? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर आए। अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो 13 राज्यों में है अवस्थित, और इसमें से बिहार है, और क्या उत्तर प्रदेश है? उत्तर प्रदेश भी है, और पश्चिम बंगाल भी है, और झारखंड भी है, और असम भी है, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। यानी ये वो राज्य है जहाँ पर शुष्क उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, या आर्द्र शुष्क कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो 85% से अधिक जिले ये सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% अधिक जिले हैं। ये वेरी हाई और हाई, ये ध्यान रखना। 13 ऐसे क्या हैं? राज्य हैं जहाँ पे सूखा प्रवण क्षेत्र है। 13, जिसमें से बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार से सटा हुआ झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, ये भी याद रखना। फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तीनों सटे हुए हैं। फिर कर्नाटक से महाराष्ट्र सटा हुआ है, ऐसे याद रख सकते हो आप। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ सटा हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सटा हुआ है, और हरियाणा, सब आपस में सटे हुए हैं। इस तरीके से याद रख सकते हो। 13 जिले हैं जो सूखा प्रवण क्षेत्र हैं, वेरी हाई से हाई। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई जोखिम श्रेणियों में है? तो 11 है।
जिले में बाढ़ और सूखा दोनों के लिए, तो बिहार का पटना है, केरल का अलीपुजा, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर। असम में तो कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि असम तो हर साल लगभग बाढ़ आती है, और केरल में जो कोसी नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे तो आता ही है। गोलाघाट पांचों असम में ही, तो असम में सबसे ज़्यादा है। केंद्रपाड़ा उड़ीसा, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर, ये तीनों पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश का है कोई नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो ये ज़्यादातर कहाँ पर है, कौन कौन से राज्य हैं? बिहार हो गया, और आपका असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये 3 राज्य हैं, और एक केरल हो गया, उड़ीसा। 5 राज्य हैं टोटल। ठीक है, और 11 ज़िले हैं। तो 11 ज़िले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए वेरी हाई डेंजर जोन है, वेरी हाई रिस्क वाले। ये सूखे से भी और बाढ़ से भी ग्रसित है। और वेरी हाई से हाई सूखा प्रवण क्षेत्र कितने राज्य हैं? टोटल 13, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, मैं याद करा देता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, असम, फिर तमिलनाडु से करो ऊपर जाते जाओ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा भी इसमें शामिल है। और ज़्यादातर ये वो है जहाँ पे शुष्क उष्णकटिबंधीय प्रदेश ये पाए जाते हैं। ओके, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया? तो नया जिला घोषित किया। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया? तो नया जिला घोषित किया है महाकुंभ क्षेत्र को। तो नया जिला घोषित करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार, इसको महाकुंभ क्षेत्र में। और ये 45 दिनों तक चला था, ये भी याद रखना। और सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी, गिनीज वर्ल्ड बुक में ये रिकॉर्ड भी हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ हर 12 वर्ष में यह आयोजित होता है। कहाँ कहाँ आयोजित होता है? इलाहाबाद पे, यानी प्रयागराज का वो जो संगम है वो, फिर हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है, नासिक के अलावा एक जगह और होता है। तो ये महाकुंभ आयोजन यहाँ पे होता है, और हर 12 वर्ष में होता है। तो अगला कब होगा? 2037 में होगा। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। इस नए जिले को किस नाम से जाना जाएगा? महाकुंभ मेला जनपद। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अब एक और हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएगा। तो खासकर ध्यान रखना, यूपी स्पेशल जो यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, RO यूपी PCS का पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसीलें शामिल की गई है? तो इसमें सदर, सोराव, फूलपुर, करचना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी तहसीलें इसमें शामिल की गई है प्रयागराज की महाकुंभ मेला जनपद में? सदर, सोराव, फूलपुर, करचना। ये यूपी स्पेशल अगर टफ पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा वो, सदर, सोराव, फूलपुर, करचना। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कुंभ सहायक उसको बोला गया, या शाह AI यक, शाह AI यक, या कुंभ सहायक इसको बोला गया। इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कुंभ सहायक या शाह AI यक। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? केरल को। केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में घोषित किया गया है। और देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया? कोल्लम, कोल्लम को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तेलंगाना को। अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया? तेलंगाना। सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन कौन करता है? मत्स्य उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, ये भी आप याद रखना। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन में किसको पुरस्कार दिया? तेलंगाना को। कोल्लम को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया है। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य किसको घोषित किया है? केरल को। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया है? तो बस्तर कांकेर जिले को किया है सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला।
लेकिन राज्य की बात करें तो कौन है? तेलंगाना। और अगर अंतर्देशीय मत्स्य पालन सर्वश्रेष्ठ जिला पूछें तो कौन है? बस्तर। बस्तर कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया? तो क्या दर्शाया गया? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। तो महाकुंभ से संबंधित कई सारे फैक्ट आप याद कर लेना, हो सकता पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। लोगो की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? लोगो के डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? अक्षय वट वृक्ष शामिल किया गया है, एक मंदिर शामिल किया गया है, एक दृष्टा शामिल किया गया, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर शामिल की गई है। तो हो सकता है ये भी आपसे टफ क्वेश्चन में पूछ ले, क्योंकि हर कोई तो इसको याद करेगा नहीं। तो इसीलिए आपको साथियों ये याद करना ज़रूरी है, ताकि आप औरों से आगे हो जाएं। तो ये ज़रूर याद करना कि महाकुंभ में यानी प्रयागराज में जो आयोजित हुआ था, तो बहुरंगी लोगों का दर्शाया गया था, बहुरंगी लोगों को दर्शाया गया था, लोगो डिज़ाइन किया गया था। तो वो क्या था? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया था। और लोगो डिजाइन में और क्या क्या था? अक्षयवट वृक्ष था, एक मंदिर था, एक दृष्टा था, एक कलश था, वो मंथन करते अमृत कलश, और भगवान हनुमान की तस्वीर उसमें दर्शाया गया। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यही करेगा, आयुर्वेदिक संबंधी ये देखता है। AIIA अरोहा 2024 याद रखो, ऐसे नई दिल्ली में किया गया। किसने किया? AIIA ने। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई? तो फ्री टू थिंक 2024, फ्री टू थिंक, ये याद रखना। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की? ये इंपॉर्टेंट है। तो स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, तो ये जारी कर रहा है, ठीक है, क्या? एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है स्वतंत्रता सूचकांक में। और फ्री टू थिंक, तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो भारत का जो शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें गिरावट दर्ज की गई है। फ्री टू थिंक यानी आज़ादी नहीं है हमें सोचने की, ऐसा इसने कहा। इस रिपोर्ट में किसने जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया है? स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई? 0.2 अंक हो गई शैक्षणिक स्वतंत्रता में। तो हमें शैक्षणिक स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है शिक्षा के दृष्टि से, और यानी फ्री टू थिंक की हमें आज़ादी नहीं है, सोचने की आज़ादी नहीं है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को आप किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया? तो महाराष्ट्र ने दर्जा दिया गौ माता को। स्वदेशी गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डे को नामकरण की मंजूरी प्रदान की है, पुणे हवाई अड्डे को। और नया नाम क्या रखा जाएगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो संत तुकाराम के ऊपर इस हवाई अड्डे का नाम रखा जा रहा है, पुणे हवाई अड्डा का नाम। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र में जो राज्य पशु जो घोषित किया है स्वदेशी गाय की नस्लों को, तो उसको राज्य माता गौ माता का दर्जा, राज्य पशु नहीं मतलब राज्य माता और गौ माता का दर्जा दिया, राज्य पशु नहीं घोषित किया, ये ध्यान रखना। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहले नंबर पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, तो चौथे पे गुजरात। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है आपसे। और 6वां था ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहले नंबर पे केरल है, फिर इससे सटा हुआ तमिलनाडु,
फिर सबसे टॉप पर चले जाओ, भारत की हेड यानी सर, जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात चौथे नंबर पे। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नामकरण दोबारा किया जाएगा, यानी उसका नया नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो इसकी राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया गया केंद्र सरकार द्वारा। अब क्या नाम रखेंगे? तो पहले पोर्ट ब्लेयर था, तो श्री विजयपुरम इसका नाम रख दिया गया, श्री विजयपुरम। इसकी राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम रख दिया। तो ये बहुत पहले से ये इसका नामकरण कर दिया, 2024 में ही कर दिया गया था। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, इसने किया। हो सकता पूछ ले, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में किया गया सैनिक स्कूल का। तो सैनिक स्कूल का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। जगदीप उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। बस इतना याद रखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो वाराणसी का विद्यालय है, क्या नाम है? संग्रहालय। तो ये विश्वविद्यालय है और वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई इसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर 3D वैदिक संग्रहालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया जो नीति है, इसके बारे में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट हो सकता है राजेश वर्मा को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश का कौन है? राजेश वर्मा। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा। बिहार खेल विश्वविद्यालय पिछले साल ही न्यूज़ में चल रहा था। तो खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी राजगीर नालंदा, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो ये भी पिछले साल चर्चा में था। 5 जिले थे। कौन कौन से? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। तो कैसे पूछा जा सकता है? डायरेक्ट तो शायद ना पूछे, तो मिलान करूँ में पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला नहीं है। 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। तो याद हो जाएगा मेरे ख्याल से आपसे। जास्कर तो नहीं भूलोगे, जास्कर और द्रास, नुब्रा भी नहीं भूलोगे, शाम और चांगथांग ये याद रखना। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी PMAYU अर्बन 2.0 को मंजूरी दी है। 9 अगस्त 2024 को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की हुई थी? तो ये जून 2015 में शुरू हुआ था। ये पूछा जा सकता है आपसे मिलान करो में कि कौन सी योजना कब शुरू की गई, डेट पूछा जा सकता है आपसे, तो याद करना। तो जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया। अभी 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू किया गया। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन इतना इम्पोर्टेंट नहीं। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन, ये 4 पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे ये बनाया जाएगा। 519 किलोमीटर ये
होगा, हो सकता है यूपी स्पेशल के तौर पे आपसे पूछ लिया जाए। गोरखपुर से शुरू होगा, सिलीगुड़ी तक जाएगा ये एक्सप्रेस वे, 519 किलोमीटर है, ये पूछा जा सकता है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर के गुजरेगा? तो पहला तो उत्तर प्रदेश है ही, और दूसरा असम है ही, और फिर कहाँ से जाएगा? सटा हुआ कौन सा? बिहार, और कहीं से थोड़ी जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यही 3 राज्यों से होकर के ये जाएगा। 519 किलोमीटर ये होगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूगा घाटी, लद्दाख। पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? पूगा घाटी, लद्दाख। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है केरल के वायनाड को? तो 13वां स्थान दिया गया है 13वां स्थान। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान। किसमें? भूस्खलन एटलस में। यानी सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ आते हैं? तो यहीं पे आते हैं, उत्तराखंड में। वो उसमें भी नंबर 1 पे कौन है? रुद्रप्रयाग में आते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। हो सकता पूछ लिया जाए आपसे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो शायद ना पूछे। तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। गणतंत्र मंडप किसको चेंज करके रखा गया है? तो दरबार हॉल को, और अशोक हॉल को चेंज करके रखा गया अशोक मंडप। तो अशोक के बाद हॉल की जगह मंडप आ गया है, और दरबार हॉल की जगह गणतंत्र मंडप आ गया है। ऐसे याद कर सकते हो। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम में। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो नाम चेंज किया गया ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो केरल है, तो केरल का जो वायनाड जिला है उसको 13वां स्थान प्राप्त हुआ है भूस्खलन एटलस में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और किसने ये भूस्खलन एटलस बनाया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बनाया है। 2023 में तैयार किया गया। पहले पे तो उत्तराखंड ही आएगा, उसका वो रुद्रप्रयाग है। हो सकता पूछ लिया जाए। और पहली बार जो भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? पूगा घाटी, लद्दाख। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये पहला पार्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें, पूरा पॉज कर करके देखें, और जितनी बार भी देख सकते हैं उतनी बार देखें, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं जल्द से जल्द और भी वीडियो लाने की मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। हालांकि टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं ले करके आपके लिए आऊँगा। तो इंतज़ार करना, और इस वीडियो को अपना प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी दिक्कत हुई हो तो हमें कमेंट करें। और अगर PDF इसकी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको नए अपडेट्स और एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट्स और फ्री में PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।